नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वच्छंदतावाद पर। स्वच्छंदतावाद जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण वाद है, एक महत्वपूर्ण साहित्य सिद्धांत और साहित्य अवधारणा है। ये पाश्चात्य साहित्य की हम बात कर रहे हैं। इसी से ही जुड़ा छायावाद, कुछ इससे रिलेटेड कह सकते हैं हम। स्वच्छंदतावाद जो है वो हिंदी अनुवाद है। इसका इंग्लिश में जो नाम था वो रोमांटिसिज्म था। जब हिंदी के लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया तो फिर इसकी प्रवृत्तियों के आधार पर इसका नाम स्वच्छंदतावाद रखा। बाकी अगर इसका जो रियल नाम है वो है रोमांटिसिज्म। ये इंग्लैंड से ही इसकी उत्पत्ति होती है और ये साहित्य में एक तरीके की प्रवृत्ति को दिखाता है। वाद यानी कि किसी तरीके की प्रवृत्ति का समर्थन करना, एक ही तरीके की बात जिस कैटेगरी के, जिस वर्ग के लोग कहते हैं उसे वो वाद बन जाता है। तो जो रोमांटिसिज्म था वो इंग्लैंड में 1798 के बाद आया। 1798 से इसकी शुरुआत मानी जाती है इंग्लैंड में इसकी। तो 1798 में जो एक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ, लिरिकल बैलेड्स। ये किसका काव्य ग्रंथ था? ये विलियम वर्ड्स का काव्य ग्रंथ था, जिसमें कोलरिज की भी कुछ रचनाएं थी। यानी कि दोनों का ही मिला जुला एक संयोजक काव्य संग्रह था। इस काव्य संग्रह में ऐसी रचनाएं थीं जिससे ये देखा गया कि साहित्य जो है वो एक नई प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। अब जो 1798 का जो काल है, 1798 से पहले की अगर हम बात करें, 1700 से या 1680 के बाद से 1700 तक की जो 1700 से 1798 यानी कि 1800 तक का जो डेट है, जो काल है, वो कौन सा काल है? वो अभिजात्यवाद का काल है। यहाँ पे डेट बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य में कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी प्रवृत्ति रहती है, कौन से कवि या कौन से आलोचक, कौन से सिद्धांत किस तिथि तक छाए रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। तो 1798 से 1852 तक स्वच्छंदतावाद रहता है और 1798 से पहले अभिजात्यवाद आता है। 1680 से लेकर के 1798 तक अभिजात्यवाद रहता है। 1680 से लेकर के 1798 तक अभिजात्यवाद रहता है। फिर 1798 में स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म आता है। तो जो रोमांटिसिज्म आता है वो अभिजात्यवाद के बाद में आता है और असल में ये उसके विरोध में आता है। ये कड़ा विरोध करता है अभिजात्यवाद का कि जिस तरीके की रचनाएं अभिजात्यवादी कहते थे कि होनी चाहिए, उनका इन्होंने विरोध किया कि रचनाएं सिर्फ वही नहीं है जो नियमों के आधार पर की जाती हैं, जो सिर्फ रस और छंद, अलंकार और भाषा प्रवृत्ति के आधार पर की जाती है। केवल वही साहित्य नहीं है। साहित्य में भावों को भी जगह मिलनी चाहिए, साहित्य में अनुभूतियों को भी जगह मिलनी चाहिए, साहित्य में कल्पना को भी जगह मिलनी चाहिए। ये किसका मानना था? ये स्वच्छंदतावादियों का मानना था। और इससे पहले रचनाएं कैसी हो रही थी? इससे पहले रचनाएं हो रही थी तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, उसमें विचार होने चाहिए। ये सभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभिजात्यवाद की। अभिजात्यवाद में किस तरीके की रचनाएं हो रही थी? तथ्यों के आधार पर, विचार के आधार पर ज्ञानात्मक साहित्य रचा जा रहा था, जिसे बोला जाता था कि अगर आपको साहित्य रचना है तो वो एक गंभीर कार्य है, उसमें बहुत गूढ़ बात कहनी पड़ती है, इसलिए उसमें साधारण शब्दों का यूज़ मत करो, उसमें अच्छे अलंकारों का प्रयोग करो, उसको सजी सजावट भाषा से सजाओ। इस तरीके की बातें अभिजात्यवाद में कही जाती थी। और इन्हीं सभी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए स्वच्छंदतावाद का आगमन होता है। कब? 1798 में
किसके साथ? लिरिकल बैलेट के साथ। लिरिकल बैलेट्स क्या था? लिरिकल बैलेट्स काव्य संग्रह था विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का। तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज को। हालांकि जो कोलरिज हैं वो बाद में इससे किनारा करते हैं, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ तो इसका पूरा प्रतिपादन ही करते हैं, पूरा प्रवर्तक ही कहे जाते हैं। जैसे हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक आज्ञे को माना जाता है, वैसे ही स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक विलियम वर्ड्स और कोलरिज को कहा जाता है। अब हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसके अर्थ में सबसे पहले इसका जब हम अर्थ करेंगे तो फिर इंग्लिश से करेंगे और फिर हिंदी से भी करेंगे। हिंदी का जो अर्थ है वो एक्चुअल में अनुवाद है, कि वो प्रवृत्तियों के हिसाब से उसका अनुवाद किया गया है। तो रोमांटिसिज्म का अर्थ है रोमांस। ये रोमांटिसिज्म रोमांस से बना हुआ है, जो कि रोमांस का मतलब जो हम फिल्मों में समझते आए हैं वो नहीं है। रोमांस का मतलब यहाँ पर साहित्य या फिर जो निकला है वो ये है कि जब हम भावुक हो जाते हैं बहुत, किसी से भी हम ज़्यादातर प्रेम में भावुक होते हैं, इसलिए हमने रोमांस को प्रेम से जोड़ लिया। तो जो रोमांस शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो अति भावुकता, कल्पना प्रधान, क्योंकि प्रेम में बंदा कल्पना भी करता है, इसलिए ये सारी रोमांटिसिज्म, रोमांस शब्द प्रेम से जुड़ता चला गया। लेकिन इसका असल में अर्थ क्या था? इसका अर्थ था रोमांस शब्द सामान्यतः अति भावुक तथा कल्पना प्रधान मनोवृत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, ऐसी प्रवृत्ति जिसके लिए कुछ भी असंभाव्य नहीं है, यानी कि ये किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये चाहें तो, क्योंकि कल्पना यहाँ पे स्वच्छंदतावादियों का मानना है कि साहित्य में कल्पना का होना जरूरी है, और जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो फिर कल्पना के लिए कोई भी चीज़ असंभाव्य नहीं होती। हम चांद पर रहने की भी कल्पना कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके की कल्पना कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका मानना है कि साहित्य में कुछ भी असंभाव्य नहीं है। हर विषय पर साहित्य रचा जा सकता है, अनुभूति से रचा जा सकता है, कल्पना के तहत रचा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब हम इसके कुछ और पक्षों को देखेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी तुलना करते हुए समझेंगे, क्योंकि अभिजात्यवाद क्योंकि जो स्वच्छंदतावाद था वो अभिजात्यवाद के विरोध में ही खड़ा होता है। अभिजात्यवाद को समझे बिना स्वच्छंदतावाद को नहीं समझा जा सकता है। तो अभिजात्यवाद, मैंने बताया कि अभिजात्यवाद में क्या होता था। अभिजात्यवाद में तर्क के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, रस छंद अलंकार के आधार पर रचनाएं होती थी, और स्वच्छंदतावाद में यही आधार किसको माना गया? स्वच्छंदतावाद में यही आधार अनुभूति को माना गया, भावनाओं को माना गया, कल्पना को माना गया। ठीक है, तो अभिजात्यवाद में जहाँ साहित्य के लिए वस्तुपरक शास्त्रीय नियमों का अनुशासन आवश्यक माना जाता है, वहीं स्वच्छंदतावाद आत्मपरकता के साथ रचनाकार की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करता है। रचनाकार की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे स्वच्छंदतावाद जो हिंदी का जो अनुवाद किया गया उसका अर्थ है स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब है कि आज स्वयं का छंद बनाना या फिर स्वतंत्र होना, इस तरीके की अर्थों से जुड़ता है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंद जो स्वयं के छंद से परिपूर्ण है, उसे किसी से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है स्वच्छंद, यानी कि वो स्वच्छंद है, वो मुक्त है। ठीक है, तो वो किससे मुक्त है? यहाँ पे जो स्वच्छंदता की बात की गई है, वो मुक्ति की बात की गई है। वो मुक्ति किससे है? वो मुक्ति है अनुशासन से, वो मुक्ति है भाषाई
भाषाई प्रतिबद्धता से जो एक ढर्रे की भाषा का प्रयोग किया ही जाना चाहिए साहित्य में, जो लोग कहते थे, जो अभिजात्यवादी कहते थे कि अगर आपको साहित्य रचना है तो इस तरीके की भाषा होनी चाहिए जो साधारण ना हो, जिसमें बहुत क्लिष्ट शास्त्र सम्मत शब्दों का ही यूज़ होना चाहिए, है ना, जिसको अलंकार का ज्ञान नहीं है, जिसको भाषा का उच्च ज्ञान नहीं है, वो साहित्य नहीं रच सकता है। ये इस तरीके की बातें अभिजात्यवादी कहते थे। इसलिए इन्होंने इन सभी अनुशासनों, इन सभी प्रतिबद्धताओं से मुक्ति की बात की। किन्होंने? स्वच्छंदतावादियों ने। और स्वच्छंदतावाद इन सभी के विरोध में खड़ा हुआ। अभिजात्यवाद में जहाँ साहित्य के लिए वस्तुपरक, अभिजात्यवाद में क्या होता है, वस्तुपरक यानी कि जगत की बात की करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ वस्तुपरक यानी कि उन्हीं चीज़ों पर रचनाएं करनी चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने प्रैक्टिकल रूप में। लेकिन जो स्वच्छंदतावादी थे उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा कि हमें हर उस चीज़ पर रचना करने का, साहित्य करने का, अभिव्यक्ति करने का अधिकार होना चाहिए जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम सोच सकते हैं। एक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी पर भी रचना करे, कुछ भी सोचे। ये था स्वच्छंदतावाद। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर वस्तुपरक शास्त्रीय नियमों का अनुशासन आवश्यक माना जाता था। कहाँ पे? अभिजात्यवाद में। और वहीं स्वच्छंदतावाद में क्या माना गया? आत्मपरकता के साथ रचनाकार की स्वतंत्रता का अधिकार। अब आत्मपरकता का आप मतलब जब भी देखें, आत्मपरकता का मतलब है अपनी अनुभूति, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पना। आत्मपरकता का मतलब होता है व्यक्ति के अंतर्मन से, और वस्तुपरकता का मतलब होता है बाह्य जगत से। ठीक है। आत्मपरकता का मतलब होता है व्यक्ति के अपने जो अंदर के भाव होते हैं, प्रेम है, वो आत्मपरक है। ठीक है। एक बिल्डिंग पर अगर हम रचना करेंगे तो वो वस्तुपरक होगी, एक पेड़ पे रचना करेंगे तो वो वस्तुपरक होगी। अगर हम किसी प्रेम पर रचना करेंगे तो वो आत्मपरक होगी। अगर हम प्रकृति की किसी गूढ़ अभिव्यक्ति की रचना करेंगे तो वो आत्मपरक होगी। तो इस तरीके का वर्गीकरण हमें साहित्य में देखने के लिए मिलता है, वस्तुपरक और आत्मपरक। ठीक है। तो जो स्वच्छंदतावादी हैं वो आत्मपरक हैं, ना कि वस्तुपरक। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग, अब इस वाले पैराग्राफ को हम देखेंगे। रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग साहित्य की उस प्रवृत्ति के लिए होने लगा जो वस्तुवादी, शास्त्रवादी तथा आदर्शवादी अनुशासन से प्रेरित गद्यात्मक साहित्य के विरुद्ध वस्तु तथा भाषा के स्तर पर भावुकता, चारुत्व और रमणीयता से युक्त साहित्य की वकालत करती थी। वही बात जो अभी हमने ऊपर बताई कि रोमांटिसिज्म अपने साहित्य में उस प्रवृत्ति की वकालत करने लगा जो वस्तुवादी ना हो, जो वस्तुवादी वो ऐसी प्रवृत्ति की वकालत करने लगा जो वस्तुवादी नहीं था, शास्त्रवादी नहीं था, आदर्शवादी नहीं था, अनुशासन से प्रेरित गद्यात्मक साहित्य नहीं था। वो क्या था? वो भावुकता पर आधारित था, वो चारुत्व पर आधारित था, वो रमणीयता पर आधारित था, वो कल्पना पर आधारित था। वो अपनी अभिव्यक्ति में किसको बल देता था? भावनाओं को, व्यक्ति की भावनाओं को बल देता था, ना कि शास्त्रीय नियमों से रहकर वहाँ पर रचना की जाती थी। यहाँ पर ज्ञान की बजाय, कोरे ज्ञान की बजाय विज्ञान को ज्ञान से जोड़ा जाता है। विज्ञान, मैथ और इन सब को ज्ञान से जोड़ा जाता है, और साहित्य को एक थोड़ा भावनाओं से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो जो रोमांटिसिज्म था वो भावनाओं पर ज़्यादा बल देता था, भावनाओं पर ज़्यादा बल देता है। भावुकता, चारुत्व, अनुभूतियाँ, ठीक है, हमारी संवेदनाएं, इन सब पर बल है किसका? रोमांटिसिज्म का। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, ये वाला जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि
17वीं 18वीं शताब्दी में बेन जॉनसन, पोप आदि ने साहित्य में गरिमा, संतुलन तथा अनुशासन लाने के लिए जिस नव्य अभिजात्यवादी दृष्टि को अपनाया था वह अब रूढ़ परंपरा मात्र होकर रह गई थी। यानी कि जो 17वीं से 18वीं शताब्दी में जो साहित्य रचा गया वो कौन सा साहित्य था? वो अभिजात्यवादी साहित्य था। वो अब 19वीं शताब्दी आते आते यानी कि 1798 के बाद यानी कि 1800 में वो अब बेकार की चीज़ें लगने लगी थी। वो अब लोग उससे ऊब गए थे। तो अब वो क्या हो गई थी? वह अब रूढ़ परंपरा मात्र होकर रह गई थी। प्राचीन साहित्य सिद्धांतों और आदर्शों के अनुकरण ने साहित्य को बनावटी और आडंबरपूर्ण बना दिया था। यहाँ पर ऐसा लगता था अभिजात्यवादी जैसे एक गणित में जो ज़बरदस्ती जोड़ तोड़ के हल निकाला जाता है, उसी तरीके से अभिजात्यवादी जैसे मानो कि जोड़ तोड़ कर कविता या फिर जोड़ तोड़ कर नाटक बनाने की युक्ति लगा रहे हों। उसमें कोई उनकी भावनाएं नहीं होती थी, उसमें कोई उनकी अनुभूतियां नहीं होती थी, संवेदनाएं नहीं होती थी। तो इन्होंने इसकी कमी महसूस की साहित्य में, किन्होंने? स्वच्छंदतावादियों ने। और इसके बरक्स एक सिद्धांत लाए जिसका नाम था स्वच्छंदतावाद, जिसमें इन सभी की कमी को पूरा किया गया और एक नई धारा इन्होंने साहित्य में बहाई। यह युग, अब हम इसकी बात करेंगे, यह युग अपने समय के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाया था। अरस्तु, होरेस, होमर, वर्जिल आदि की सदियों पुरानी कसौटियों पर खरा उतरने के प्रयास में यह साहित्य अपने युग की आवश्यकताओं से कट गया था। ये अब मैंने पहले भी जो आप देखेंगे, मैंने वीडियो बना रखी है अभिजात्यवाद पर, तो मैंने उसमें बताया है कि अभिजात्यवाद में क्या होता था। अरस्तु, होरेस, होमर, वर्जिल इन सभी की रचनाओं का अनुकरण किया जाता था। इन सभी के सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता था। इनके सिद्धांतों से हटकर कुछ बातें नहीं की जाती थी। एक तरीके की जो कहावत है, लकीर का फ़कीर होना, वही थे अभिजात्यवादी। तो अभिजात्यवादी इस तरीके की ही रचनाएं किए जा रहे थे जो कि अब अपनी आवश्यकताओं से कट गई थी, जो कि अब सदियों पुरानी कसौटियों पर खरा उतरने के प्रयास में यह साहित्य अपने युग की आवश्यकताओं से कट गया था। अपने युग, कौन सा साहित्य? अभिजात्यवाद का साहित्य अपने युग की आवश्यकताओं से कट गया था, क्योंकि इनकी आवश्यकता थी कि साहित्य में अभिव्यक्ति को बल दें, साहित्य में अनुभूति को बल दें, ये आवश्यकता थी। और ये साहित्य में अनुशासन को बल देने के समर्थन में थे। अब हम इस पॉइंट पर बात करेंगे कि इस प्रवृत्ति का सर्वप्रथम विरोध विलियम ब्लेक और रॉबर्ट बर्न्स में दिखाई देता है, और फिर बाद में 1798 में यह मुखर होकर लिरिकल बैलेड्स के रूप में सामने आती है। जैसा हमने ऊपर बताया, लिरिकल बैलेड्स पुरानी बुद्धिवादी प्रवृत्ति को नकार कर भाव की प्रतिष्ठा के रूप में आया। इसलिए स्वच्छंदतावाद को तार्किकता के विरुद्ध भाव का विद्रोह कहा जाता है। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो स्वच्छंदतावाद में ये लाइन जरूर लिखना कि स्वच्छंदतावाद जो है वो तार्किकता के विरुद्ध भाव का विद्रोह है। तार्किकता से आसे अभिजात्यवाद से है, क्योंकि अभिजात्यवाद में तर्क के आधार पर कविताएं हो रही थी, साहित्य रचा जा रहा था, नाटक लिखे जा रहे थे। और जो स्वच्छंदतावाद आया वहाँ पे भाव को बल दिया गया, यानी कि भाव ने तार्किकता का विरोध किया। तो ये इसकी टैगलाइन थी, किसकी? स्वच्छंदतावाद की, कि तार्किकता के विरुद्ध हमारा जो विद्रोह कैसा है, वो भाव का विद्रोह है। तार्किकता के विरुद्ध भाव का विद्रोह, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लिखेंगे तो फिर नंबर बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तार्किकता के विरुद्ध भाव का विद्रोह, ये सबसे पहले आप लिखें और इसी को व्याख्यायित करें कि सबसे पहले अभिजात्यवाद आया, उसके बाद स्वच्छंदतावाद आया, और इन्होंने इस तरीके की बातें कही। स्वच्छंदतावाद को
स्वच्छंदतावाद को इतिहासकारों ने नियमों और रूढ़ियों के खिलाफ व्यक्ति का विद्रोह कहा। स्वच्छंदतावाद मूलतः बंधन मुक्ति का आंदोलन है। बंधन कैसा? बंधन कैसा? भाषा का बंधन, नियमों का बंधन, अलंकार युक्त भाषा होनी चाहिए ये बंधन, और तमाम तरीके के बंधन की साहित्य को तर्क के आधार पर सिद्ध होना चाहिए, साहित्य कल्पना के आधार पर नहीं होना चाहिए, साहित्य ज़मीन से ही जुड़ा होना चाहिए, है ना। साहित्य में कोई कल्पना जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या थे? ये सारे बंधन थे जिनको स्वच्छंदतावाद ने तोड़ा और स्वच्छंद के रूप में सामने आया। अब यहाँ पर रचनाकार भी हम याद कर लेते हैं। ये अगर आप बता देंगे पेपर में तो आपका क्वेश्चन इक्वालिटी पूर्ण हो जाएगा। तो जो ये है, इसमें जो रचनाकार थे इसमें सबसे पहले विलियम ब्लेक आते हैं, बायरन आते हैं, फिर जो स्थापना जो करते हैं, प्रवर्तक जो करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ही इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जो जिनका काव्य संग्रह आता है लिरिकल बैलेट्स। बाकी इसमें जो इस वाद में पूरे जो कवि हैं विलियम ब्लेक है, ब्लेक से बायरन तक, फ्रॉम ब्लेक टू बायरन, यहाँ पे ये कहा गया है। इससे आप याद कर सकते हैं, बायरन से ब्लेक तक, वो ब्लेक से बायरन तक। इस विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, ये सभी कवि रचनाकार इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें सीधी एक बात है, आपको दोनों को समझ लेना है। स्वच्छंदतावाद क्या है, अभिजात्यवाद क्या है। जब स्वच्छंदतावाद आए तो उसमें अभिजात्यवाद का ही विरोध करना है, पहली बात। और दूसरी बात, जो स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको व्याख्यायित करते जाना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करेंगे। ऊपर हमने इसके समापन की बात की कि किस तरीके से इसकी अति ने इसको खुद एक पतन का रास्ता दिखाया। अब हम स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रवृत्ति क्या थी। इसकी पहली प्रवृत्ति है तार्किकता के विरुद्ध भाव का विद्रोह, यानी कि इसमें सबसे पहले हमें विद्रोह दिखाई देता है। किसके लिए? अभिजात्यवादियों के लिए, बुद्धिवाद के लिए, शास्त्रवाद के लिए, मनो और जो कृत्रिमता के लिए विद्रोह। तो इस तरीके का जो विद्रोह है वो हमें दिखाई देता है। और इसमें पहली भाव और विद्रोह, दो तरीके की प्रवृत्ति हम पहले ही पॉइंट में हम देख सकते हैं। पहली भाव और दूसरा विद्रोह। विद्रोह किसका? बुद्धिवाद के विरुद्ध विद्रोह, है ना, कृत्रिमता के विरुद्ध विद्रोह, अनुभूति के स्थान पर जो उन्होंने अभिव्यक्ति को महत्व दिया, उसका विद्रोह। अभिव्यक्ति को महत्व देना यानी कि भाषा पर बात करना, संवेदना पर बात नहीं करना। यहाँ पर किस पे बात हुई? संवेदना पर। तो यहाँ इन सभी का विद्रोह था इसमें, स्वच्छंदतावाद में। तो इसको आप व्याख्यायित करके लिख सकते हैं कि जो पूरा जो अभिजात्यवाद था वो इन सभी का समर्थन करता था, और इन सभी से मुक्ति की बात स्वच्छंदतावाद ने की। यही इसकी पहली प्रवृत्ति आप लिख सकते हैं। और इसकी जो दूसरी प्रवृत्ति है भावप्रवणता। वर्ड्सवर्थ कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन बताते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या कहते हैं? वो जो कि कविता यानी कि जो साहित्य है वो प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वो ये अभिव्यक्ति देते, किंतु ये भावों का उच्छलन अनुशासनहीन भावातिरेक नहीं था। इसके पीछे सूक्ष्म संवेदनशीलता का आग्रह था, जो कल्पना, ज्ञान, विचार से युक्त होकर आंतरिक अनुभूति को ईमानदारी से उद्घाटित करता है।
अब जो तीसरी प्रवृत्ति है वो है कल्पना। यहाँ पे कल्पना महत्वपूर्ण है, जो कि कल्पना अभिजात्यवाद में नहीं थी। अब जो कल्पना है वो कोलरिज ने कवि कल्पना को शक्ति का नाम दिया है। अब जो कोलरिज जो हैं, यहाँ पर कोलरिज कौन है? कोलरिज जो हैं कल्पना के सिद्धांत के प्रवर्तक कहे जाते हैं। कल्पना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कोलरिज ने दिया, जिसमें गौण कल्पना, मुख्य कल्पना उन्होंने बताया। अब कोलरिज किसके कवि हैं? स्वच्छंदतावाद के कवि हैं। इन्होंने तो पूरी कल्पना पर बात की है कि कल्पना साहित्य के लिए कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर कल्पना को महत्वपूर्ण माना गया। तीसरी प्रवृत्ति अतीतोन्मुख माना गया, यानी कि ये अतीत की बात करते हैं। ये अतीत की बात करते हैं। वर्तमान की वास्तविकताओं से टकराहट इनकी कविताओं या साहित्य में दिखाई देती है। तर्क और बौद्धिक शुष्कता से ऊब इन्हें इतिहास की ओर उन्मुख करती है। व्यक्तिवाद पांचवी प्रवृत्ति है व्यक्तिवाद की। ये विचारधारा बाह्य अनुभव में आंतरिक अनुभूति की ओर यात्रा थी। स्वच्छंदतावाद में वस्तुगत ज्ञान की अपेक्षा स्वानुभव को अधिक महत्व दिया गया। स्वानुभव यानी कि हमारे अपने अनुभव, वस्तुगत ज्ञान यानी कि हम किसी भी उस पर कविता लिखने के बजाय जो हमने अनुभूत किया है उस पर कविता लिखें, उस पर साहित्य लिखें, उस पर बल दिया। ये था इनका व्यक्तिवाद। तो अधिक महत्व दिया जाता था अभिजात्यवादी निर्व्यक्तिकता के स्थान पर रचनाकारों ने अपनी दृष्टि अपने सुख दुख, निराशा, वेदना और उल्लास को कविता का रूप दिया। अपने सुख दुख को कविता में उतारा। जबकि जो अभिजात्यवादी क्या कहते थे, वो निर्व्यक्तिकता मानते थे कि व्यक्तिकता का विरोध करते थे। कविता में वो इसका निषेध करते थे, व्यक्तिकता का, व्यक्तिवादिता का। और इनकी जो पांचवी प्रवृत्ति है वो है प्रकृति प्रेम। औद्योगिक सभ्यता की विकृतियों और घुटन से व्याकुल इन संवेदनशील साहित्यकारों के लिए प्रकृति एक शरणस्थली थी। अब ज़्यादातर जो स्वच्छंदतावादियों की कविताओं में आप देखेंगे प्रकृति की तरफ एक उन्मुखता दिखाई देती है। ये प्रकृति पर इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। इसी के बरक्स हम छायावाद को देख सकते हैं। छायावाद भी प्रकृति से ही जुड़ा रहता है। छायावाद भी व्यक्तिवाद से जुड़ा रहता है। छायावाद में अतीतोन्मुखता भी दिखाई देती है, कल्पना भी दिखाई देती है। यही जो रोमांटिसिज्म है उसी की प्रवृत्ति छायावाद में भी हमें दिखाई देती है। भावों की प्रवणता भी वहाँ दिखाई देती है। तो इसे हम छायावाद से भी समझ सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ से आया पश्चिम जगत का है, ये है रोमांटिसिज्म, जिसे स्वच्छंदतावाद कहते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इससे कमेंट करें। अगर कुछ ना समझ में आया हो मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए।